पूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते वन्द्यते यदवन्द्योऽपि सप्रभावो धनस्य च। वस्तुतः धन के प्रभाव से सम्मान के अयोग्य व्यक्ति को भी पूजा जाता है। धन के प्रभाव से ही जिसके समीप भी नहीं जाना चाहिए लोग उसके पास भी चले जाते हैं, और जिसे वंदना का पात्र नहीं समझा जाता वह भी धन के ही प्रभाव से वंदित हो जाया करता है। निश्चय ही संसार में धन का प्रभुत्व है, पर विद्या की महिमा भी कथमपि कम नहीं है। अंततः सभी यही स्वीकारते हैं कि धन के प्रभुत्व की तुलना में विद्या की महिमा अतुल्य ही सिद्ध हो जाती है। और हम इसी विद्या प्रियता से अनुप्राणित हो आप सभी सुधी दर्शकों को प्रेरित करने के उद्देश्य के साथ उपस्थित होते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा से सजी प्रस्तुतियों वाले कार्यक्रम सुप्रभातम को लेकर। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र। स्वीकार कीजिए अभिवादनम, अभिनंदनम और स्वागतम। आज का पंचांग सुभाषित भारतीय ज्ञान परंपरा की एक विशेष प्रस्तुति, स्वास्थ्य मंत्र, योग तथा आयुर्विज्ञान से जुड़ी प्रस्तुतियां और संस्कृत पाठशाला से सजे आधे घंटे के हमारे कार्यक्रम सुप्रभातम को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डीडी न्यूज के साथ। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि यह समय है भाद्रपद मास का, पर क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, इन्हें जानने के लिए आइए देख लेते हैं हमारी पहली प्रस्तुति आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, शुक्रवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग के पश्चात अब समय है सुप्रभातम में सुभाषित का। जी हाँ, सुभाषित जिसे सुनकर समझकर हम स्वयं तो प्रेरित होते ही हैं, पर साथ ही दूसरों को भी संप्रेरित कर सकते हैं। तो प्रेरणा परक सुभाषित को अब सुनते हैं सुप्रभातम की दूसरी प्रस्तुति अर्थात सुभाषित के माध्यम से। अहितात् प्रतिषेधश्च हिते चानुप्रवर्तनम् व्यसने चापरित्यागस् त्रिविधम मित्रलक्षणम्। अहित से दूर रखना, हित की ओर प्रवृत्त करना तथा विपत्ति में साथ न छोड़ना, ये मित्र के 3 लक्षण कहे जाते हैं। Three qualities characterize a friend. One who keeps you away from troubles, leads you to something better, and stands by you in a crisis. और अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति का, जहां आज प्रस्तुत करेंगे सोमनाथ मंदिर के महत्व पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट को। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। तो आइए देखते हैं सोमनाथ मंदिर पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट। पुरानी भारतीय चिंतनधारा ने भारत को अपने ज्ञान प्रवाह से, तपस्या से सींचा है, जिसकी स्पष्ट गवाही देते हैं हमारे सनातन ग्रंथ। इन ग्रंथों पर आधारित समृद्ध ज्ञान और हमारे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक स्थल। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज हम आपको ले चलते हैं भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा पर और कराते हैं भारत के प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर की यात्रा। ओम श्री सोमनाथाय नमः। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन ज्योतिर्लिंगों को 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंग महाभारत, स्कंद पुराण, शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से मिलता है।
राष्ट्रदेशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। शिव पुराण के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अथवा श्री सोमेश्वर मंदिर की गणना सबसे पहले होती है। गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे स्थित यह श्री सोमनाथ मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है और हिंदू आध्यात्मिक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। प्राचीन मान्यता के अनुसार उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ या स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी और भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मुक्ति का वरदान दिया था। यही कारण है कि ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग या सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सोमलिंग नरो द्रष्टा सर्व पापात् प्रमुच्यते लब्ध्वा फलम मनोभीष्टम मृतः स्वर्गम समीहते। अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत स्कंद पुराण के अनुसार सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन और आराधना से भक्तों के सारे पाप और दुष्कृत्य नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा का पात्र बन जाते हैं। भारतीय संस्कृति, धरोहर और इसके ज्ञान के द्वारा भारत को एक बार फिर संपूर्ण विश्व में अलग पहचान दिलाने में तत्पर वर्तमान भारत सरकार ने भी 2021 में अन्य मंदिरों के साथ साथ इस सोमनाथ मंदिर का भी पुनरुद्धार कराया और भारतीय ज्ञान परंपरा में धार्मिक आस्था के स्वरूप इस सोमनाथ मंदिर को न केवल गुजरात में, न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी इस प्रस्तुति के बाद अब क्रम है स्वास्थ्य मंत्र का। दौरा पड़ना एक गंभीर स्थिति है। बच्चों में दौरे के कई कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण मिर्गी रोग हो सकता है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिर्गी का इलाज या उपचार संभव है। तो दौरा पड़ने पर क्या किया जाए, आइए देखते हैं इस बारे में हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। मिर्गी कोई मानसिक समस्या नहीं, बल्कि तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। हमारे मस्तिष्क में कई तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की क्रियाशीलता ही कार्य करने को नियंत्रित करती है। मस्तिष्क के समस्त कोशों में एक विद्युतीय प्रवाह होता है। ये सारे कोश विद्युतीय नाड़ियों के जरिए आपस में संपर्क कायम रखते हैं, लेकिन कभी कभी मस्तिष्क में असामान्य रूप से विद्युत का संचार होने लगता है, जिससे व्यक्ति को झटके लगने लगते हैं। कुछ मामलों में व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। हर प्रकार का मूवमेंट जो दौरा हम समझते हैं वो हमेशा मिर्गी का दौरा नहीं होता। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत भ्रांतियां हैं जो हमें दूर करनी होती है। ये एक स्टिग्मेटाइज्ड डिजीज़ है जिसमें लोग कई बार खुल के बाहर नहीं आते और इसका इलाज नहीं लेते। मिर्गी का ये जो दौरे हैं ये बड़ों से, एडल्ट से थोड़ा भिन्न होते हैं। इनको पहचानना कई बार मुश्किल होता है, इसलिए हम कई बार रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स से कि अगर किसी भी तरीके की एक्टिविटी बच्चों में हो रही है उसका वीडियो बनाएं और वो डॉक्टर के साथ शेयर करें अगर उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल एक्टिविटी से अलग है। ये कई बार मिर्गी की वजह से हो रहे होते हैं, कई बार और शिकायतें हैं जो मिर्गी की तरह प्रेजेंट करते हैं। कई भ्रांतियां हैं कि जैसे चप्पल जूता सुंघा देना या ये किसी ऊपरी हवा या किसी भूत पिशाच का असर हो, ये सारी चीज़ें इन लोगों को सही ट्रीटमेंट लेने से रोकती हैं। पूरी तरीके से ये डॉक्टरी सलाह के अंदर नहीं रहते और कई बार इलाज बहुत लंबा चलता है तो पेरेंट्स को हम लोगों ने देखा है वो ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं। विद्युतीय संचार मस्तिष्क के अलग अलग भाग से उत्पन्न हो सकता है। मिर्गी का दौरा कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक हो सकता है। मिर्गी का दौरा समाप्त होने के बाद व्यक्ति सामान्य हो जाता है। मस्तिष्क के किस भाग से विद्युतीय तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, उसके अनुसार इसके लक्षण भी भिन्न हो सकते हैं। फेब्राइल सीजर एक विशेष प्रकार की शिकायत है जिसमें बच्चों जो 6 महीने से 5 साल की उम्र के बीच के होते हैं उनको बुखार आने के साथ दौरा आ जाता है।
इस शिकायत का एक अच्छी बात ये होती है कि इससे आगे चल के फॉर्मल मिर्गी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी होती। ये नॉर्मल पॉपुलेशन के जैसे ही रहती है। इनमें हम कई बार बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं शुरू करते। हमें पेरेंट्स को बताना होता है कि बुखार के समय ये बच्चे ऐसा कर सकते हैं, उस समय रोकथाम कैसे करें। हम पेरेंट्स को सिखाते हैं कि वो बच्चे को एक लेटल पोजीशन में लिटा लें, उनके कपड़े ढीले कर लें, आसपास की नुकीली चीज़ें हटा लें, और अगर वो दौरा 2 मिनट के अंदर समाप्त नहीं हुआ तो एक स्प्रे होता है जो कि आजकल मार्केट में उपलब्ध है, उसको वो नाक के द्वारा दे के दौरे को वहीं रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बराबर दवाओं की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती। मिर्गी के कई कारण हो सकते हैं। बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीजन की आपूर्ति न हो पाना, कोई अन्य क्षति, टेपवर्म, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, मस्तिष्क के संक्रमण जैसे मेनिंजाइटिस, सिर पे लगी कोई चोट या कई अन्य वजहों से भी मिर्गी की संभावना हो सकती है। मिर्गी का दौरा पड़ने पर इस दौरान यदि व्यक्ति को जोर से पकड़ने की कोशिश की जाए, बेहोशी की हालत में उसके मुंह में पानी डालना या फिर कोई अन्य वस्तु डालना गंभीरता को बढ़ा सकता है। ये ब्रेन पे काफ़ी असर डालते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट को कई हद तक रोक सकते हैं, इसलिए इनका इलाज जितनी जल्दी हो सके शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है। इलाज के लिए हम एक तो डॉक्टर पेरेंट्स से उनका वीडियोस देख लेते हैं, बच्चे में किस प्रकार की मिर्गी है या किस तरीके के ये मूवमेंट हो रहे हैं उसको इस्टेब्लिश करते हैं, और उसके साथ साथ कई बार EEG की जांच करते हैं, जिससे हमें ब्रेन के अंदर किस तरीके की तरंगे चल रही हैं, किस तरीके की एक्टिविटी है, क्या एबनॉर्मेलिटी हो रही है, उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है और हम एक डायग्नोसिस इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि ये एक मिर्गी है और किस प्रकार की मिर्गी है। उसके ऊपर ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है, जिसमें सिर्फ मिर्गी को रोकने की दवाइयाँ ही नहीं, उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी डॉक्टर्स फोकस करते हैं। सही इलाज और सावधानी रखकर मिर्गी के रोगी के जीवन को सामान्य और सुरक्षित रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय हो गया है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए DD न्यूज। हम अन्य प्रस्तुतियों के साथ जल्द ही लौटते हैं। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। सस्वागतम, पुनरपि स्वागतम, सुप्रभातम। और हम आप ब्रेक पर जाने से ठीक पहले आपने देखा था स्वास्थ्य मंत्र से जुड़ा जो एक हमारा एक जो विशेष प्रस्तुति का क्रम था, उसी प्रस्तुति क्रम को हम बढ़ाते हैं अपने योग प्रभाग के द्वारा। और आइए देख लेते हैं तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के समन्वय को बेहतर करने के लिए कुछ यौगिक क्रियाओं के बारे में। आज हमारा विषय है इंक्रीजिंग न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए जो आसनास हैं, आज हम उनका अभ्यास करेंगे और देखेंगे कैसे करना है। जिसमें पहला आसन है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन को करने के लिए सीधे ऐसे खड़े हो जाएं, उसके बाद अपने दोनों हाथों को सामने लें, दाहिने हाथ के अंदर रखेंगे और बाएं हाथ को बाहर की तरफ इस तरह से हाथों के मूवमेंट ले लेंगे, और फिर उसके बाद पैर को इस तरह से उठाएंगे और पीछे लॉक कर देंगे और इस तरह से कुछ देर तक यहाँ रुकेंगे, फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। इसी तरह से फिर दूसरे पैर से करने के लिए पहले हाथ को इस तरह से लेंगे, इस तरह से हाथों को नमस्ते,
और अब जो हाथ बाहर है वही पैर बाहर उठाएंगे और इस तरह से पीछे काफ मसल पे लॉक कर लेंगे और कुछ क्षण इस तरह से रुकेंगे। सो यहाँ बैलेंस करना पड़ता है, जिससे एक अपने आप तैयारी आती है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए। अब धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है इसके अभ्यास से। अब दूसरा आसन करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन करने के लिए इस तरह से पैरों में 1 फीट का अंतर रख के खड़े हो जाएंगे। अब धीरे से दाहिने पैर के पीछे होल्ड कर लेंगे और दाहिने हाथ से पैर पकड़कर ऊपर की तरफ खींचेंगे। बैलेंस बनाने के लिए इस हाथ को सामने ऊपर ले लेंगे और इस तरह से जितना हो सके पैर ऊपर खींचकर यहाँ रुकेंगे कुछ क्षण और सामने एक पॉइंट पर देखते रहेंगे। फिर धीरे से ढीला छोड़ देंगे। इसी तरह से फिर दूसरे पैर से पीछे पैर पकड़ लेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। बैलेंस करने के लिए सामने वाले हाथ को ऊपर की तरफ ले लेंगे और सामने एक पॉइंट पर देखते रहेंगे कुछ क्षण और फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। ये आसन बहुत हेल्प करते हैं हमारे न्यूरोमस्कुलर को कोऑर्डिनेशन करने में। आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे शरीर में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हमारा दिमाग, हमारे शरीर की मूवमेंट वो बराबर साथ साथ में चलनी चाहिए और उसके लिए अमुक चीजें करना जरूरी है। और सबसे पहले है स्किपिंग, जो हम रस्सी कूदते हैं ना, वो कूदना कम से कम 100 बार जमीन पर, फिर मिट्टी में, फिर रेती में, इस तरह कूदने की प्रैक्टिस। और बहुत ही दोनों पैर एक एक पैर से, और ये बहुत फायदा करेगी। उसी तरह जैसे बच्चे रेंगते हैं, क्राउलिंग करते हैं, दोनों पैरों का उपयोग करते हुए कि आगे चलते हैं, या आसन भी करते हैं तो एक पैर से फिर दूसरे पैर में गोमुखासन, एक हाथ दूसरा हाथ, इस तरह दोनों चीजों का उपयोग करना जरूरी है एक के बाद एक, उससे फायदा हो जाएगा। उसी तरह हम हाथ ऊपर उठा रहे हैं, पैरों को ऊपर उठा रहे हैं, सब साथ साथ में 2-3 चीजों को करना, दिमाग बहुत सही रहता है और हमारी ये कैपेसिटी बढ़ ही जाएगी इससे। नमस्कार। और अब क्रम है योग की भाषा संस्कृत की ओर बढ़ने का। संस्कृत संभाषण सीखने के लिए आइए अब संस्कृत पाठशाला प्रभाग की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत के कुछ पदों के अर्थ एवं उनके प्रयोगों को बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी। नमो नमः। भवतां सर्वेषामपि संस्कृत पाठशालायां स्वागतम। मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत सीखने के क्रम में हम आज 3 पदों पर विशेष ध्यान देंगे। पहला पद है मम। इसे मम बिल्कुल भी नहीं कहना है, इसका शुद्ध उच्चारण है मम। मम अंत में अ की ध्वनि अवश्य आनी चाहिए। मम का अर्थ है मेरा। दूसरा पद है भवतः। भवतः, भवतः अर्थात आपका। ध्यान यह देना है कि यह शब्द पुल्लिंग के लिए ही प्रयुक्त होगा। एवं तीसरा पद है भवत्याः। भवत्याः, इसका भी अर्थ है आपका, पर यह स्त्रीलिंग के साथ ही प्रयुक्त होगा। तो आज संस्कृत की पाठशाला में ध्यान देने के लिए 3 पद हैं, मम, भवतः और भवत्याः। मित्रों, इनके उच्चारण एवं अर्थ को जानने के बाद अब बारी इनके अभ्यास की। आपसे निवेदन है कि संस्कृत पाठशाला देखते समय ही आप हमारे साथ बताए जा रहे अभ्यासों को बोलकर अभ्यास करिए। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो अलग से आपको संस्कृत सीखने के लिए समय नहीं देना पड़ेगा, और दूसरा जोर जोर से बोलने के कारण सिखाया जाने वाला पाठ या अंश स्वतः कंठस्थ हो जाएगा। अस्तु, अब मम, भवतः और भवत्याः के प्रयोग को शिक्षक, छात्र और छात्रा के संवाद के माध्यम से सीख लेते हैं। अब आप यदि परिवार के लोगों के साथ इसे देख रहे हैं तो आप में से कोई एक शिक्षक बन जाइए, कोई छात्र तो कोई एक छात्रा बन जाइए। यदि आप अकेले देख रहे हैं तो तीनों पात्रों के रूप में आप स्वयं अभ्यास करिए। हम आपकी सुविधा के लिए वाक्यों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप पहले इनके उच्चारणों को ध्यान से सुनिए एवं दूसरी बार मेरे साथ जोर जोर से इन्हें बोलिए। अब जैसे मैं शिक्षक हूं, कक्षा में सबका स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं कह रहा हूं नमो नमः।
सर्वेभ्यः स्वागतम। नमो नमः सर्वेभ्यः स्वागतम, अर्थात नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मम नाम गवीशः भवतः नाम किम। अब इन दो वाक्यों को आप एक साथ बोलिए। मम नाम गवीशः भवतः नाम किम। यह तो हुआ प्रश्न। अब अगर आप छात्र बने हैं तो आपको उत्तर देते हुए कहना है मम नाम दीपकः, या जो भी आपका नाम हो। उदाहरण के लिए मम नाम धर्मेंद्रः, या आप कह सकते हैं मम नाम माइकल, या कह सकते हैं मम नाम रजा तौसिफः। आपको यहां उत्तर देते समय ध्यान देना है कि यह प्रश्न छात्र से अर्थात किसी पुल्लिंग से किया गया है, अतः आप में से जो छात्र बना है, यह जो पुल्लिंग है, उसे ही इस प्रश्न का उत्तर देना है। आप सामान्यतः अपने नाम के पीछे विसर्ग लगाकर उत्तर दे सकते हैं। अभ्यास के लिए मम नाम के साथ अपना या किसी पुल्लिंग का नाम ले सकते हैं। पुल्लिंग के बाद अब क्रम स्त्रीलिंग पद भवत्याः का। इस क्रम में भवतः के स्थान पर भवत्याः का प्रयोग होगा। जैसे मम नाम गवीशः भवत्याः नाम किम, अर्थात मेरा नाम गवीश है, आपका नाम क्या है। तो इसका उत्तर किसी छात्रा को ही देना है। यहां आप कह सकती हैं मम नाम कृत्वी, मम नाम गौतमी, या फिर मम नाम श्रीशा। इस प्रकार स्त्रीलिंग के नामों का उच्चारण कर आप अभ्यास कर सकती हैं। मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि उत्तर तो पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में समान ही है, जो है मम नाम, और नाम के स्थान पर आपका अपना नाम। पर प्रश्न में भवतः एवं भवत्याः से पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग का भेद समझते हुए हमें उत्तर कहना है। कुल मिलाकर भवतः नाम किम कहने पर कोई बालक या पुरुष ही उत्तर दे, एवं भवत्याः नाम किम यह पूछने पर कोई बालिका या महिला ही उत्तर दे। वैसे नाम पूछने के इस पुल्लिंग स्त्रीलिंग भेद से बचने के लिए तव नाम किम, अर्थात तुम्हारा नाम क्या है, यह प्रयोग भी किया जा सकता है। लेकिन आरंभिक प्रयोग में भवतः भवत्याः का प्रयोग सरल एवं भाषा सीखने के क्रम में आगे अधिक उपयोगी है। मम, भवतः, भवत्याः इन पदों का प्रयोग आप वस्तु, स्थान, संबंधी आदियों के साथ कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार आप करिए अभ्यास। ऐसे छोटे छोटे वाक्यों का आप अपने सोशल मीडिया पर लिखकर, वीडियोस बनाकर स्वयं अभ्यास करने के साथ साथ अन्यों को भी कर सकते हैं प्रेरित। पाठशाला की अग्रिम कक्षा में आपसे होगी भेंट नए पदों के साथ। तब तक के लिए नमो नमः। तो आपने जाना संस्कृत के वाक्य प्रयोगों को। अब क्रम है एक प्रेरक वृत्त का। हिमाचल में किन्नौर की सांगला घाटी में सेब बागवान इस बार की अनुमानित पैदावार से बहुत उत्साहित है। किन्नौर के उन्नत या समृद्ध बागवान सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं। देखिए इससे जुड़ी यह प्रेरक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सेब की पैदावार के लिए मशहूर है। यहाँ के सेब पूरे देश में मशहूर हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की सांगला घाटी में सेब बागबान इस बार की पैदावार से काफी उत्साहित हैं। यहाँ के उन्नत बागबान सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं और इसीलिए इनकी खेती भी कुछ खास है। किन्नौर का सेब अनुमानित पैदावार के मामले में तीसरा स्थान है और किन्नौर के सांगला का सेब सबसे खास माना जाता है। यहाँ के बागबान नित नए प्रयास करते हैं, बागबानी की नई नई तकनीकें अपनाते हैं और आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ रहे हैं। आज स्थिति ये है कि सेब बागबानी के क्षेत्र में सांगला घाटी पूरे किन्नौर और पूरे हिमाचल के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। सांगला के सेब बागबान मोहन प्रकाश भी उन्हीं बागबानों में से हैं जो सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं और दूसरे बागबानों को भी इस तकनीक का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस बगीचे में मैं 3 किस्म का वो
ज़मीन से तीन प्रोडक्ट लेता हूँ। आप एप्पल भी ले रहे हैं और केसर भी तैयार कर रहे हैं, और ये जिक्र प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया कि किन्नौर के लोग आपका केसर और सेब की खेती कर रहे हैं। पूरा किन्नौर वासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप सेब के नीचे केसर भी लगा सकते हैं, और सेब के नीचे केसर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गौरतलब है कि केसर समुद्र तल के 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से किन्नौर की जलवायु केसर की खेती के लिए अनुकूल है। केसर की खेती को जिला किन्नौर में बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग और CSIR के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन हो रहा है। किन्नौर की सांगला घाटी से ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश की रिपोर्ट, DD न्यूज। धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। कुल मिलाकर इसका अर्थ यह है कि ऐश्वर्य और पीड़ा के भावों में हम यथासंभव निस्पृह रहना सीखें तो अवश्य ही अपने जीवन लक्ष्य को हम शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी परामर्श विशेष के साथ आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। मुझे अपने सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। पुनरपि नमः। सुप्रभात प्रियेभ्यः।